फ्लैट बनवाएगी जो अलग अलग श्रेणियों के होंगे और उनका लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा। ये फ्लैट राजधानी पटना के साथ गया और मुजफ्फरपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड के तहत बनाए जाएंगे। राज्य कैबिनेट ने इसके साथ ही 20 एजेंडों को भी मंजूरी दी है। इसमें सूबे में पेट्रोल, तंबाकू उत्पादन और शराब पर 10 से 15% अतिरिक्त कर लगाए जाने का भी फैसला लिया गया। साथ ही विदेशी शराब की बिक्री को लेकर एक नई नीति की भी घोषणा की गई। हालांकि वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों का आम उपभोक्ताओं पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद लोहिया नगर में केवल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए है। दामोदरपुर मुजफ्फरपुर में 1496 फ्लैट बनेंगे। लोहिया नगर कंकड़बाग में 2488 फ्लैट। उसके बाद बहादुरपुर सेक्टर नंबर 5 टीवी टावर के पास 1596 फ्लैट और बहादुरपुर सेक्टर 3 तथा 6 में 8454 फ्लैट। तो इस प्रकार कुल 23,000 है या 27,000 है वो फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसमें कि 2 बेडरूम फ्लैट, 3 बेडरूम फ्लैट और 4 बेडरूम फ्लैट रहेंगे। के अंतर्गत पेट्रोल पर 10% की दर से एवं तंबाकू उत्पाद बीड़ी छोड़कर 15% की दर से अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन अधिरोपित ये अधिभार विक्रय के समय ग्राहकों से वसूलनी है एवं इस कारण इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की संभावना नहीं है। झारखंड के पंचायत प्रतिनिधियों को जल्द ही तमाम निर्धारित अधिकार मिल सकेंगे। राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने ग्रामीण विकास विभाग समेत 9 विभागों को पंचायतों को जल्द से जल्द अधिकार देने का निर्देश दिया। साथ ही इससे जुड़ा संलेख भी 15 मई को रांची में होने वाली राज्य परामर्शी परिषद की बैठक में पेश करने को कहा गया है। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा पंचायती राज निकाय के तहत निर्वाचित मुखिया के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने को भी कहा गया है, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को भी निमंत्रण दिया जाएगा। गौरतलब है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने का सैद्धांतिक फैसला काफी पहले ले लिया गया था, लेकिन विभागीय शिथिलता के चलते इसमें लगातार विलंब हो रहा है। झारखंड के राज्यपाल डॉ सैयद अहमद इस स्थिति पर गंभीर नजर आ रहे हैं। यहां पर रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। रक्तदान के बारे में मालूम है, रक्तदान महादान। ब्लड डोनेट का सवाल है तो हम नहीं कर सकते, हमको ऐसे भी नहीं हम दे सकते हैं। देना पड़ेगा। नहीं समझाइए ना जी। अरे
नहीं सुना है। गुस्सा अरे जाइए पकड़, जानते हैं कुछ होगा। अरे मारा कोई दिक्कत नहीं होगा, से जाएगा फट से निकल जाएगा। अरे नहीं, अरे इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा धमतरी पहुंची। यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे, लिहाजा दिग्विजय सिंह के स्वागत को लेकर कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते धक्का मुक्की मारपीट में तब्दील हो गई। स्थानीय नेताओं के बीच बचाव के बाद मामले को शांत कराया गया। ये सारा वाकया दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हुआ। बात साफ है, बहुमत मिलने दीजिए, मुख्यमंत्री 24 घंटे में तय हो जाएगा। चलिए, गुटबाजी के विषय में क्या कहना है? चुनाव नजदीक आ रहा है, गुटबाजी चल रही है। कहाँ दिख रही है गुटबाजी? आप गुटों में लड़ाई हुई थी। अरे ऐसा नहीं है, गुटों में लड़ाई नहीं हुई थी, जो 2 लड़कों में लड़ाई हो गई थी। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों के हित में जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ है और पलायन हुआ है। मैं आज पढ़ रहा था अखबार में, शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को विकास यात्रा चला रहे हैं और यहां से जिस प्रकार से हजारों लोगों का, लाखों लोगों का पलायन होता था, अब महात्मा गांधी नरेगा योजना आ जाने के बाद भी अगर पलायन हो रहा है तो शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। अशोकनगर में भाजपा विधायक राव देशराज सिंह के सामने बीजेपी को खरी खोटी सुनाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब भाजपा भी घेरने में लग गई है। तीखी बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रदेश के खाद्य मंत्री पारस जैन ने निशाना साधा है। पारस जैन ने सिंधिया को उनके राजघराने की मर्यादा की याद दिलाई है। पारस जैन ने कहा है कि सिंधिया राजघराने के लोगों को छोटी राजनीति शोभा नहीं देती। पहले तो वो खुद ठीक हो जाए, जो केंद्र में हो रहा है उसको ठीक कर ले, जिसके बाद दूसरे पर आरोप लगाए। सिंधिया परिवार ऐसा है जिसको इस प्रकार की बातें उनको नहीं करना चाहिए। उनका एक स्टैंडर्ड है, एक राजघराने के व्यक्ति है। इस प्रकार की छोटी राजनीति करना उनके मन से शोभा नहीं देता है। कांग्रेस की संदेश यात्रा मंगलवार को झालावाड़ जिले में रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खानपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने वसुंधरा राजे पर भी जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि चुनाव जुमलों से नहीं जीते जाते। वसुंधरा राजे 4 साल तक प्रदेश में नहीं दिखी और अब लोगों को गुमराह कर रही हैं। माँ के पास पैसा कोई नहीं, 500 से ज्यादा आबादी का गांव तो जुड़ गया सरकार से लगभग, और जो बचे कैसा लोग जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कमजोर से पिछड़ा चाहिए। स्वराज संकल्प यात्रा के तहत मंगलवार को वसुंधरा राजे ने करौली जिले के सपोटरा कस्बे में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में वसुंधरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को विफल करार दिया। साथ ही बिजली, पानी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को होटल दिलवा दिया, रिश्तेदारों को खाने दिलवा दी, लेकिन जनता से कोई सरोकार नहीं है। 2 रुपये में मटकी मिलती थी तब वो हाथ घुमाती थी, उससे भी संतुष्ट नहीं होती थी। ऊंचे लेके खरगोलियां बजा के देखती थी। बंधुओं, आप सबसे प्रार्थना है, मंगलवार को अजमेर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर उर्स का झंडा बुलंद करने के साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज के 108वें उर्स का अनौपचारिक आगाज हो गया। भीलवाड़ा से उर्स का झंडा लेकर आए गौरी परिवार ने बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराया। ईटीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं आज की तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे उत्कट आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लें कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। सर्पासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेटेंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। पैर के पंजों को बिल्कुल सीधा रखते हुए, स्लांट रखते हुए, ठोड़ी जमीन पर टिकी हुई। अब दोनों हाथ की हथेलियों को कंधे के पास में लेकर आएंगे, कोहनियां शरीर को छूते हुए। अब धीरे धीरे हाथ की हथेली को भी ऊपर उठाना है, हाथ भी ऊपर उठेगा और धीरे धीरे अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। सिर, गर्दन और छाती वाला भाग ऊपर की ओर उठाएं, पैरों को जमीन से ऊपर नहीं उठने दें, पूरा ऊपर देखें, आंखें खुली हुई और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस उठें। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। इस तरह से श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, इस तरह से पूरा ऊपर देखेंगे, आंखें खुली हुई। अपनी पूरी एकाग्रता लोअर बैक पे रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखेंगे घुटनों से पैरों को बिल्कुल नहीं उठने देंगे, पैर के पंजों को जमीन की ओर स्लांट रखते हुए पैर का दबाव जमीन की ओर बनाए रखें। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। उत्कट आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिला लें, अर्थात एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर जाएं और अपने शरीर से एक कुर्सीनुमा आकृति बनाएं, घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सीधे हो जाएं, हाथ भी नीचे कर लें। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। शरीर का संतुलन भी बनाए रखें इस आसन में और कोशिश करें फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स रुकने की भी, और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस ऊपर आ जाएं। इस तरह से करते रहें, हाथ नीचे कर लें। ध्यान रखें श्वास लेते हुए पहले फाइनल पोजीशन में जाएं और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करते हुए श्वास को रोकते हुए फाइनल पोजीशन में अपने आप को बनाकर रखें और शरीर का संतुलन भी बनाए रखें। शरीर को हिलने डुलने बिल्कुल नहीं दें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में, हाथ नीचे करते हुए फिर से करेंगे। दृष्टि सामने रखते हुए किसी एक बिंदु को सामने की ओर देखें और कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को इस पोजीशन में बनाए रखें, फाइनल पोजीशन में अपने आप को बनाए रखें। हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, अर्थात कोहनी से हाथ को नहीं मोड़ेंगे। रिलैक्स करें, विश्राम करें। बेहद उपयोगी है ये उत्कट आसन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको कब्ज की शिकायत रहती है। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है वे लोग सुबह नियमित रूप से 2 से 3 गिलास पहले पानी पी लें और फिर इस आसन का अभ्यास करें तो उनके लिए काफी उपयोगी होगा ये उत्कट आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें जिनको घुटनों में दर्द हो वे जबरदस्ती इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, यदि खाना खाने से आधा घंटे पहले गर्म पानी पी लिया जाए तो इससे भूख खुलकर लगेगी और जिनको इंडाइजेशन की शिकायत रहती है उनके लिए भी बेहद उपयोगी है छोटा सा नुस्खा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी अब दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथ पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। खरीफ की फसलों को लगाने से पूर्व मिट्टी जांच का महत्व पर एक जानकारी। कैसे करें दुधारू पशुओं की देखरेख प्रबंधन गर्मी के मौसम में। किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय फसल में तोरई अपना प्रमुख स्थान रखती है। जो किसान भाई समय से लगाए होंगे कुछ शस्य प्रबंधन कार्यों जैसे खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन, रोग व कीटों का उचित नियंत्रण आदि करने होते हैं, जिसका सीधा प्रभाव फसल उत्पादन पर पड़ता है। यदि इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को उत्पादन ना के बराबर मिलता है और उन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। हमारे एक रिपोर्टर ने भ्रमण के दौरान एक कृषक भाई से संपर्क किया जिन्होंने कद्दू वर्गीय फसलें लगा रखी हैं और वह कुछ जानना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। गिलकी लगाई है, अभी तक फसल 3 महीने की हो चुकी है। मैंने हल्की पथरीली जमीन पर ड्रिप पर इसकी बुआई की है। इसका अंतर 4.5 बाय 2 फीट पर लगाया गया है। प्रतिदिन 2 घंटे में ड्रिप से पानी की सिंचाई करता हूँ। ड्रिप पे लगाने से कम पानी में अधिक क्षेत्र में आप अपनी पैदावारी कर सकते हैं। खरपतवार भी बहुत कम मात्रा में उगता है। किसान भाइयों को रासायनिक खाद ड्रिप द्वारा दिया जाता है, उसका पूरा का पूरा फायदा फसल को होता है। किसान भाइयों, मैंने बुआई के साथ ही यूरिया, फास्फेट और पोटाश मिलाकर उनकी मात्रा दी गई है। बाकी बचा हुआ रासायनिक खाद मैं ड्रिप के माध्यम से हर सप्ताह घोल करके दे रहा हूँ। इसमें खरपतवार दिखने के बाद एक बार निंदाई की गई है। भाइयों, 20 दिन बाद एमिडा कोप्रेट का मैंने छिड़काव किया है। मैं इसमें गिलकी की तीसरी तुड़ाई कर रहा हूँ। किसान भाइयों, मैं अभी तक इसमें 5000 का उत्पादन ले चुका हूँ। किसान भाइयों, अगर इस फसल की अच्छी तरह देखभाल की गई तो और 2-3 महीने तक ये उत्पादन देंगे। तो किसान भाइयों, यदि आपने भी कद्दू वर्गीय फसलें लगा रखी हैं, तो वर्तमान में उनमें कौन कौन सी प्रबंधन कार्यों को अमल में लाया जाए, आइए जानते हैं एक कृषक रामदास शंकर चौधरी से। किसान भाइयों, अभी आपने कृषक के अनुभव को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सिंह से। अभी गर्मी के समय में हमारे काफी किसान भाई कद्दू वर्गीय फसल में गिलकी फसल लगा के रखे होंगे और वर्तमान समय में उनकी फसल फलवार अवस्था में होगी। और जैसा कि खेत में देखने से ये आइडिया लगा कि भी बहुत तरह के जो है उसमें रस चूसक कीट का आक्रमण हो रहा है। तो हरा मच्छर यानी जेसिड और दूसरे लीफ माइनर का अटैक जो है इसमें फसल पर काफी देखा जा रहा है और इस दोनों ही रस चूसक कीट से इन फसल को जो है काफी नुकसान हो रहा है। अगर हम हरा मच्छर की बात करें तो कहीं न कहीं अपने फसल के जो पत्ती है उस पर ये आक्रमण करता है और उसके रस को चूस लेता है, तो निश्चित रूप से उसके फसल की जो बढ़वार है वो रुक जाएगी। इसी साथ में हम जब लीफ माइनर की बात करते हैं, जो आक्रमण का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। ये क्या करते हैं कि पत्ती पर एक टनल नुमा जो है एक स्पेस बनाते हुए उस पर चलती है और उसी के अंदर रह करके इस पत्ती को जो है ये फीड करती जाती है, पत्ती के रस को चूस लेता है। फिर इसका जो है समाधान कैसे किया जाए जिससे हमारे किसान भाई जो है अपनी इस खड़ी फसल को जो है इन दोनों कीटों से निजात पाए। तो सर्वप्रथम
सर्वप्रथम हम ये बताना चाहेंगे कि जिन खेतों में इस तरह के कीटों का आक्रमण हो चुका है, यानी उसके जो आर्थिक क्षत स्तर है उससे ज्यादा हो चुकी है, तो उसमें वो इमीडिएट यानी तुरंत आप किसी इंसेक्टिसाइड का जो है उसमें छिड़काव करें। तो इसमें सबसे इफेक्टिव रहेगा इमिडाक्लोरपिड, जो कि आप 5 ml प्रति पंप करके आप तुरंत जो है छिड़काव करें। आप 6-7 दिन के बाद यानी 8 दिन के इंटरवल पर करीब 20 से 25 ग्राम प्रति पंप आप दूसरा छिड़काव एसीफेट का करें, तो निश्चित रूप से आप इस कीट से निजात पा सकते हैं। कीटों के अंतर्गत लाल भृंग, इसके प्रकोप से कई बार पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बोरिल 5% या मिथाइल पैराथियोन 2% चूर्ण का 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें, या कार्बोरिल 50% घुलनशील चूर्ण का 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तो बात हुई कि आप खड़ी फसल में अगर कीट का आक्रमण हो गया है, लेकिन आप सुरक्षा अगर अपनी फसल की करते हैं तो शायद निश्चित रूप से जो ये महंगी दवाएं हैं इनसे आप निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सुझाव होगा कि जब भी आप फसल लगाते हैं तो लगाने के बाद आप अपने फसल की निगरानी रखें। तो उसके लिए भी पेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। आप अपने घरेलू स्तर पर एक टीन जो है ले लें और उस टीन पर येलो कलर का पेंट कर दें, और पेंट करने के बाद उसके जो बाहरी सरफेस है उस पर कैस्टर ऑयल, ग्रीस या वैसलीन का एक लेप लगा दें, और कम से कम 10 ट्रैप 1 हेक्टेयर में अगर आप फैला देते हैं तो जितने रस चूसक कीट हैं वो आकर उस पर जब चिपकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं भाई हमारे खेत में रस चूसक कीट का आक्रमण हो गया। कि आप अपने खेत को जो है खरपतवार से मुक्त रखें। और लीफ माइनर के केस में जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय कार्बोफ्यूरान या फोरेट आप कम से कम 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है अगर अंतिम जुताई के समय डालते हैं, तैयार करते हैं, तो आने वाले दिनों में जो है लीफ माइनर के अटैक से कम कर सकते हैं। इस प्रकार आप दोनों कीटों का अगर सावधानी पूर्वक और शुरुआती ढंग से ही, शुरुआती अवस्था से ही अगर आप कंट्रोल में लेकर के आते हैं तो निश्चित रूप से आज जो आपके फसल में इस तरह की स्थिति बनी हुई है वो देखने को नहीं मिलेगी। किसान बंधुओं, कुछ ही दिनों में खरीफ का मौसम आ जाएगा और आप सभी खरीफ की फसलों को लगाने की तैयारी में जुट जाएंगे। परंतु अक्सर सभी किसान भाई यह सवाल उठाते हैं कि मिट्टी में आखिर कब और कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में मिलाए कि फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। कभी कभी यह देखा जाता है कि सही मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग करने के बावजूद भी खेतों में कहीं कहीं फसलें खराब हो जाती हैं, या फिर उनकी बढ़वार धीमी गति से होती है, या उसमें दाने या फल नहीं बनते हैं। तो किसान भाइयों, आप यह बात जान ले कि यह मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से भी हो सकता है। लेकिन इस होने वाले संभावित नुकसान से कैसे बचा जाए, इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं मृदा परीक्षण के बारे में। जी हाँ कृषक बंधुओं, मृदा परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मृदा परीक्षण में यह स्पष्ट हो जाता है कि आखिर आपके खेत में मृदा की किस पोषक तत्वों की कमी है और फसल की आवश्यकता अनुसार आप कब और कितनी मात्रा में उर्वरकों को मिलाएं। मिट्टी जांच के विषय में हमारे एक किसान भाई कुछ जानना चाहते हैं। मिट्टी कहाँ की जांच होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, कब मिट्टी देनी चाहिए, ये मिट्टी जांच कराने से हम लोग को क्या फायदा होगा, किस प्रकार से करें मृदा स्वास्थ्य की जांच, खेत की किस जगह से और कैसे ले मिट्टी का नमूना, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्राय पोषक तत्वों की कमी भूमि में धीरे धीरे पनपती है और पौधे पर जब पोषक तत्वों की कमी के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है और फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। अतः खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का सही आकलन करवाना आवश्यक है। ऐसा मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही संभव है। मिट्टी का नमूना लेने के लिए खुरपी, फावड़ा, बाल्टी, ट्रे या प्लास्टिक का टब, कपड़े एवं प्लास्टिक की थैली, पेन, धागा, नमूना, सूचक पत्रक इत्यादि की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण के लिए किसी भी खेत से नमूना लिया जा सकता है। नमूना सारे खेत का प्रतिनिधित्व करे ऐसा होना चाहिए। इसी बात पर मिट्टी परीक्षण की सफलता निर्भर करती है। धान्य फसलों के लिए जिस खेत का नमूना लेना हो उसके 10 से 15 स्थानों पर निशान लगा दें। इसके बाद
अब चुने गए स्थान की ऊपरी सतह से घास, फूस, कंकड़, पत्थर इत्यादि को हटा दें। खुरपी या फावड़े से 15 सेंटीमीटर गहरा वी आकार का गड्ढा बनाएं। इसके एक तरफ से 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत ऊपर से नीचे तक उतारकर साफ बाल्टी या ट्रे में डाल दें। इसी प्रकार शेष चुनी हुई 10 से 15 जगहों से भी नमूना इकट्ठा कर लें। अब पूरी मिट्टी को अच्छी तरह से हाथ से मिला लें तथा साफ कपड़े या टब में डालकर ढेर बना लें। उंगली से इस ढेर को 4 बराबर भागों में बांट दें। आमने सामने के 2 बराबर भागों को हटा दें तथा शेष 2 भागों को वापस अच्छी तरह से मिला दें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लगभग आधा किलो मिट्टी रह जाए। इसके बाद नमूना को साफ प्लास्टिक की थैली में डाल दें। अगर मिट्टी गीली हो तो इसे छाया में सुखा लें। इस नमूने के साथ नमूना सूचक पत्रक, जिसमें किसान का नाम एवं पूरा पता, खेत की पहचान, नमूना लेने की तिथि, सिंचाई का उपलब्ध स्रोत, अगली ली जाने वाली फसल का नाम, पिछले 3 साल की फसलों का ब्यौरा आदि का विवरण कपड़ों की थैली में रखकर इसका मुंह बांधकर अपनी नजदीकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेज देवे। इसके बाद किसान भाइयों चर्चा करते हैं बाग लगाने के लिए मिट्टी के नमूना लेने की विधि पर। किसान भाइयों, पेड़ों की जड़ें प्राय भूमि में गहरी जाती है तथा ऊपरी सतह के साथ साथ नीचे की मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा व जमीन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा फलदार पौधों के बढ़वार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अतः किसान भाइयों, बाग लगाने से पहले मिट्टी के नमूने लें। इसमें लगभग 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर इसकी एक तरफ की सतह एक सार कर ले तथा इस पर 15, 30, 60, 90, 120, 150 और 180 सेंटीमीटर की गहराई पर अलग अलग निशान लगा दें। इसके बाद प्रत्येक परत यानी 0 से 15, 15 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150 तथा 150 से 180 सेंटीमीटर से कुछ बर्तन 15 सेंटीमीटर के निशान पर रखें और ऊपरी सतह से बराबर मोटाई की परत खुरचकर बाल्टी में डाल दें। जब लगभग आधा किलो मिट्टी हो जाए तो उसे एक साफ थैली में डालकर इस पर नमूना क्रमांक 0 से 15 सेंटीमीटर लिख देवे। इस तरह से 15 से 30, 30 से 60, 60 से 90 सेंटीमीटर की परत से नमूना लेकर 3 अलग अलग थैलियों में डालकर परतों की गहराई लिख देवे तथा सूचना पत्रक डालकर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेज देवे। किसान भाइयों, जहाँ तक नमूना लेने की विधि की बात है तो इसके अंतर्गत कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए। मिट्टी का नमूना इस तरह से लिया जाना चाहिए जिससे वह पूरे खेत की मिट्टी का प्रतिनिधित्व कर सके। जब एक ही खेत में फसल की बढ़वार में या जमीन की गठन में रंग व ढलान में अंतर हो या फसल अलग अलग बोई जानी हो या प्रबंधन में अंतर हो तो हर भाग से अलग अलग नमूना लेनी चाहिए। मिट्टी का नमूना खाद के ढेर, पेड़ों, मेड़ों, ढलान वो रास्तों के पास से नहीं लेने चाहिए। मिट्टी के नमूने को साफ थैली में डालें। ऐसी थैली काम में ना लावें जो खाद एवं अन्य रसायनों के लिए प्रयोग में लाई गई हो। मिट्टी का नमूना बुआई से लगभग 1 माह पूर्व